Hello everyone and welcome back to my channel. Today I am going to start a new topic of class 12th and which is matrices. वैसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं वो पढ़ चुके होंगे मैट्रिसेस, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मुझे पढ़ाना है और आप सभी को पढ़ना भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैट्रिसेस। देखो सबसे पहली बात कि मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। अब इसे पढ़ने के लिए पहले का क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो देखो सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि मतलब आप सभी को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोले तो इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैट्रिक्स की दुनिया में इसी को क्या कहा जाता है, रोज कहा जाता है। उसी तरीके से वर्टिकल लाइन का मतलब भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। और इसी को मैट्रिक्स की दुनिया में क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है, ठीक है। तो ये है और अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आ गया, इसका डेफिनेशन आ गया, ठीक है। तो a matrix is a rectangular array of mn elements arranged या फिर placed in m horizontal rows and n vertical columns, ठीक है। और इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। and is called a matrix of order m by n। इसको पढ़ा जाता है m by n। इन जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में m क्रॉस n भी पढ़ लेते हैं, बट प्रॉपर तरीका तो यही है m by n, ठीक है। अब देखो तो हुआ क्या, मतलब मैट्रिक्स क्या है, तुम्हारा एक अरेंजमेंट है। अब इसमें अरेंज हम किसको करते हैं, तो एलिमेंट्स को करते हैं। कैसे करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रोज में करते हैं और वर्टिकल कॉलम्स में करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। अच्छा, जब तुम ऐसे इसको सजा लिए ना, ठीक है, तो फिर उसका साइज या फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n हो जाएगा। मैट्रिक्स को तुम बेसिकली फ़ोटो जैसा समझो कि फ़ोटो को देखना है और खुश हो जाना है। जब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है, उसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, बट ऐसा बात मैट्रिक्स के साथ नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लिखा सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसका जैसे अब और अच्छे तरीके से अगर लिखना है तो ये है तुम्हारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, ये है तुम्हारा सेकंड हॉरिजॉन्टल रो। सेम पैटर्न पे ये है तुम्हारा फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, ठीक है। अच्छा ये सेकंड है, समझ जाओगे, सेकंड वर्टिकल कॉलम, और ये हमारा क्या है, थर्ड है, थर्ड वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो अब इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स हैं। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। अभी और भी चर्चा करते हैं हम लोग धीरे धीरे। सबसे पहले एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली नोट्स। ट्रिवियल सा टॉपिक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो सबसे पहला नोट, ठीक है, नोट नंबर 1 कि इसमें तो तुम यही नोट करो कि अनलाइक डिटर्मिनेंट matrices have no
वैल्यू, कि मतलब डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। सेकेंड, मैट्रिसेस आर ऑलवेज या ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। दैट इज से A, B, C एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड, याद करो डेफिनेशन में ना एलिमेंट्स लिखा था, नंबर्स नहीं लिखा था। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी आइदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और दे कैन बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे इट्स एलिमेंट्स कैन बी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शंस। अब ये फंक्शंस में भी बहुत टाइप होता है, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड बातें हैं। फोर्थ, ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज रिटन एज। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है A = Aij। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में, m × n, ठीक है। ये मैट्रिक्स का जनरल एंट्री है, अभी जस्ट पढ़ते हैं। ये उसका बगल में जो लिखा जाता है ये साइज है या फिर ऑर्डर है m/n, ठीक है। तो ये 4 नोट हो गया। एक डेफिनेशन, हालांकि वो पहले लिखवा चुके हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम लोग सब नोट कर रहे होगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, मतलब लिखते रहा करो, ठीक है। चलो अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then it is called a matrix of order m/n, ठीक है। दोबारा से लिख रहे हैं, इट इज रेड एज m/n, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमको एक ना कंसीडर अ मैट्रिक्स, कंसीडर अ मैट्रिक्स। अब कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, A = Aij, फिलहाल के लिए m × n। इसको ना एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, एक चीज़ तो ध्यान देना कि पूरे मैट्रिक्स के चैप्टर में पहला वाला हमेशा रो को डिनोट करेगा, रो का नंबर होगा, और ये किसका होगा, कॉलम का। ये एज पर आवर कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है कि m यहाँ डिनोट कर रहा है रो को और n किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ें को कंपाइल करना सीखो, छोटी छोटी चीज़ें मिल के बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो एक चीज़ और यहाँ समझ में आता होगा कि जो तुम्हारा ये रो का नंबर है, मतलब i है, वो 1 से लेके m तक वेरी करेगा। 1 < i < m, और उसी तरीके से 1 < j < n। मतलब रो का जो नंबर है वो 1 से लेके m तक वेरी करेगा, कॉलम का भी जो नंबर है वो 1 से लेके n तक वेरी करेगा। सो लिखते हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन सो फोर्थ। प्लीज़ यहाँ ध्यान देना, 1n हो गया, ठीक है। पहला रो nth कॉलम, ठीक है। अच्छा A21, A22, A23, A21। वैसे ही सपोज करो A m1, A m2,
AMN, ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो पढ़ते कैसे हैं, अभी पढ़ना भी सिखाएंगे धीरे धीरे, हैव पेशेंस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, mth रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, ठीक है। अब देखो पूरे मैट्रिक्स का ये जनरल एंट्री है, ठीक है। तो जैसे तुमको 1 से लेके m के बीच में कहीं ना कहीं ith रो भी जरूर मिलेगा, वैसे ही 1 से लेके n कॉलम के बीच में तुमको jth कॉलम कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप कि तुमको एकदम क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, जैसे इस रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो क्या लिखोगे, AI1, AI2, AI3। वैसे यहाँ से अगर हम जब लिखना स्टार्ट करते कॉलम वाइज तो तुम यहाँ से क्या लिखते, A1J, A2J। वैसे यहाँ पे ये क्या आ जाता, ये डॉट 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 है IJ, ऐसे करके, ठीक है, जो भी रहता जैसे ये AIN होता, और इसको तुम प्रोसीड करते, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, AMJ, mth रो jth कॉलम, ठीक है। तो हम लोगों को ना इस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स था तुम्हारा, इसका साइज m/n है। ये जो लास्ट एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, यही इसका साइज बताता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा कितना है, m/n है, ठीक है। पढ़ना सीखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं कि AIJ इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद हम लोग अगर कोई मैट्रिक्स लिखना हो ना तो सिंपली ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि हमेशा पहले रो आएगा और बाद में कॉलम आएगा, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, एकदम इजी सा आएगा, ये दोबारा एक बार और आएगा ये चीज़, ठीक है। बी विथ मी। देखो जैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। एक एक नंबर में पूछ लेता, अभी तो 20 एक मार्क्स का मतलब 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। कंस्ट्रक्ट, TRUCT, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, चलो 3/2, ठीक है। वेयर AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J। क्या करना है, एक 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है जहां एंट्रीज कैसे डिफाइन करके दिया, I प्लस J, मतलब रो का नंबर प्लस कॉलम का नंबर, ठीक है। तो इसका चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे पहले ये चीज़ था A इज इक्वल्स टू AIJ, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 3/2, ठीक है। 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो का मतलब हो गया A11, A12, ठीक है, A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि 3 रो है इसके पास और 2 कॉलम है। बाकी क्या करना, बाकी तो कुछ भी नहीं करना। कैसे डिफाइन किया है, AIJ को डिफाइन किया I प्लस J से, तो हम भी A11 को डिफाइन करेंगे 1 + 1 से, कोई दिक्कत। अच्छा, पढ़ने फिर से सिखाएं क्या। A11 एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ट्रिवियल सा चीज़ था, फिर भी जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये उनके लिए था, ठीक है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये बन गया।
अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, इस डेफिनेशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो डेफिनेशन चेंज करेगा तो हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। मॉड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिखा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। इस बार ना 3x3 की बनाते हैं, चलो ठीक। वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या, आई प्लस जे का मॉड अपॉन 2, ठीक है। आई थिंक मॉडुलस के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन होगा। मॉडुलस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, उसके क्वांटिटीज़ का जो भी वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। अच्छा चलो चलो रब कर देते हैं ऊपर। देखो तो 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। A इज इक्वल्स टू ए आई जे और 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो चलो इसको लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। बगल में इसका हम लोग ऑर्डर भी लिख दिए, ठीक। और ये क्या डिफाइन किया है कि रो और कॉलम के नंबर को जोड़ के उसका मॉडुलस लेना है 2, ठीक है। हालांकि प्लस में तो मॉडुलस का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। प्लस में तो मॉडुलस का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस वही आ जाता है, ठीक। तो अब इसको रब कर दिया मैं, तो ये क्वेश्चन चेंज कर दिए, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे i माइनस जे का मॉडुलस अपॉन 2, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 इज 0, 1 माइनस 2 इज -1, और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा। 2 से डिवाइड कर देना था तो हाफ हो गया। 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, 2/2 इज 1। 2 माइनस 1 1 होता है, 1/2 1/2। फिर से 2 माइनस 2 0, तो 0 अपॉन 2 0 हो गया। 2 माइनस 3 इज -1, -1 का मॉडुलस इज 1 एंड 1 अपॉन 2 इज 1/2। 3 माइनस 1 2, 2 का मॉडुलस 2, 2/2 1। 3 माइनस 2 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये फिर 3 माइनस 3 0 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एक और 1 मार्कर में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए तो हम लोग उसके पॉसिबल ऑर्डर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन ये 2 था ना, चलो 3 हो गया। नंबरिंग पे तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। इफ matrix has 18 elements, then what possible order it can have? आंसर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो तुमको पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n है तो उसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुमको क्या करना है कि 2 नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है कि सच दैट उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर तो मान लो 1 18 हो गया, तो 1 क्रॉस 18 हो जाएगा या 1/18 हो जाएगा। तो 1 इंटू 18 हो गया तो 18 इंटू 1 भी होगा, मतलब 18 कामा 1, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 9, तो फिर एक 9 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 9 18 होता है, तो 9 इंटू 2 भी 18 हो गया, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा फिर 3 6 3 6, तो एक और क्या हो जाएगा 6 3, ठीक है। 6 3 18 या 3 6 18, ठीक है, यही होगा। तो थोड़ा सजा के लिख देते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या हो जाएगा, इसको लिख लो 1/18 तो 18/1, ठीक है। 2/9 तो 9/2, ठीक है।
3/6, तो क्या हो जाएगा 6/3। ठीक है, एक और प्राइम नंबर कर लेते, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा 13 वाला, सिंपल से एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर मान लो कि 13 एलिमेंट्स होंगे, ठीक, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा इसका क्या 1/13 और एक 13/1। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। और मतलब लिसन वेरी अटेंटिव कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कल को जब तुम जेईई मेंस या एडवांस का पेपर दोगे ना, तो ऐसे तो बोर्ड्स में मतलब जो क्लास 12 का सिलेबस है उसमें तो बहुत कम टाइप पढ़ने हैं, लेकिन मेंस के सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है और भी जो टाइप्स होते हैं, बट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो स्कोरिंग होता है, मतलब यहाँ से तुम नंबर को हमेशा स्कोर कर सकते हो, ये अपना फील्ड है मतलब। ठीक है, तो एक चीज़ और, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से पढ़ने से पहले ना एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, ये मतलब मैट्रिक्स के बारे में है। जैसे चलो एक नोट लिखा, ठीक है, और एक मैट्रिक्स कंसिडर किए। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ डिस्कस करेंगे ना, जब डायगोनल ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का तुम आंसर कर सकोगे। ठीक है, तो कंसीडर अ मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करना है हम लोग को, A = AIJ, और यहाँ पे लिख लो क्या n/n की। ठीक है, मतलब जितना रो का नंबर है उतना ही कॉलम का नंबर है। ठीक है, तो फिर किया, लिखो पहले, जैसे बना ली, चलो। ठीक है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन सो फोर्थ A1n। फिर तुम्हारा A21, A22, A23 एंड सो ऑन सो फोर्थ 2n। एक और लिख देते हैं, चलो 31, 32, 33। ध्यान देना यहाँ पे, समझने लायक बातें हैं यहाँ, N1, N2, ठीक है, ये लास्ट हो गया Nn, ऐसे आएगा। देखो पोजीशन तो सबका आता है, मतलब पढ़ने तो आता है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। तुमसे अगर पूछे कि पूरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं तो क्या बता दोगे, n×n चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन n² हम लिखवा देंगे अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा लाइन है ना, ये, ठीक है, इसको बोलते प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। चर्चा करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य डायगोनल इसका हिंदी होता है। ठीक है, अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी बात कहाँ कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अभी पढ़ोगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे चर्चा करने लग जाना। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए कि हम वो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे A11, A22, A33, ANN, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, ये अगर प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग सुपर डायगोनल बोलते हैं। मतलब इसका ऊपर जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर डायगोनल। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाला लाइन हो गया सुपर डायगोनल। सेम पैटर्न पे ये जो नीचे होता है ना तुम्हारा, ठीक है, इसको सब डायगोनल बोलते हैं, सब डायगोनल। ठीक है, फिर पढ़ना हो तो सब डायगोनल, फिर इसके नीचे वाले, मतलब यहाँ से तीसरा सब डायगोनल। ठीक है, 10th में ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n+1/2, क्योंकि हमको इस रिजल्ट का यूज़ है अभी। ठीक है, तो जिनको नहीं याद है वो अब याद कर लिया।
कि पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। वैसे पीएमआई में ये था एकदम सब कोई प्रूव किए हो गए इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। हमको इसका यूज़ है अभी, देखो सारी कुछ नोट करवा देंगे बट पे अटेंशन, ठीक है। हम तुमसे अगर ये पूछे कि ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल कितने एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम क्या बताओगे, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सुपर डायगोनल होता है उस पर एक एलिमेंट कम होता है, मतलब यहाँ अगर n एलिमेंट्स है तो यहाँ n-1 एलिमेंट होगा, फिर जब इसके ऊपर जाओगे तो एक और कम होगा n-2, फिर एक इसके ऊपर चले गए तो n-3, ऐसे करते करते यहाँ कितने होंगे 1। जो बात प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वही बात इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। अगर इस पे n एलिमेंट है तो सब डायगोनल पे n-1, सब पे n-2, ऐसे करते करते 1, ठीक है। चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 या ऐसा लिखते हैं, 3/3 पे दिखा देते हैं, ठीक है। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। देखो 3 एलिमेंट है, सुपर डायगोनल पे 2 है तो सब पे भी 2 है, फिर एक कम हुआ, यहाँ भी एक कम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ठीक है, बहुत काम आता है ये चीज़। देखो यहाँ पे यहाँ n एलिमेंट था, मैट्रिक्स में टोटल एंट्रीज कितने हैं, तो n² है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हम तुमसे अगर ये पूछे ना कि तुम ये वाला जो पार्ट है, देखना जिसको हम ये ट्रायंगल शेप में ये कर रहे हैं, मतलब इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक। तो कैसे ऐड करोगे, देखो n-1, क्योंकि यहाँ इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर फिगर अगर गंदा हो गया तो तुम कॉपी पे दोबारा बना सकते हो, हम तो इसी में समझा दे रहे हैं, ठीक है। n-1 n-2 से लेके कहाँ तक का सम, 1 तक का सम, 1 + 2 + 3 + ... n-1, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा लो, इसी फॉर्मूले में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये n-1 n/2। मतलब तुमसे कल को ये कोई पूछे कि बताइए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए n² - n/2, सेम टू सेम, ठीक है। तुमसे कल के डेट में ये कोई पूछ ले कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, n-1 n-2 n-3 so on so forth 1, मतलब 1 + 2 + 3 + ... n-1, तो ये आएगा n-1, और n-1 + 1 में 1 कैंसिल हुआ तो n बचा 2, और ये क्या हो गया n² - n/2। हम ऐसा नहीं कह रहे, तो वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये क्या उसको बोलते हैं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज n² होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ऊपर n² - n/2, नीचे भी n² - n/2, तो इसको छोड़ के यहाँ और यहाँ कितना हो गया, 2 × n² - n/2, और प्रिंसिपल डायगोनल पे कितने हो गए n, तो ये कट पिट के क्या आ गया n², यही था, ठीक है। तो चलो जो जो चीज़ समझाए उसको लिखवा देते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n² - n/2, इसके नीचे n² - n/2। एक चीज़ और ध्यान दे दो, ठीक है, अगर ये गंदा हो गया तो ये थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उसमें तुम हमको देख के ये बताओ कि i और j के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ जो i है ना वो j से छोटा है, देख लो इसके ऊपर 1 2 से छोटा, 1 3 से छोटा, 1 n से छोटा, 2 3 से छोटा, 3 n से छोटा, ठीक है, क्योंकि ये nth कॉलम है ना, ठीक। तो कहने का मतलब है कि रो का नंबर कॉलम के नंबर से छोटा होगा, और जस्ट इधर इसका उल्टा हो जाता है, i जो है वो j से बड़ा होगा, रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा होगा। देख लो 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है, n 2 से बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि और ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया, जितना रो का नंबर है उतना ही कॉलम का नंबर हो गया, ठीक है।
आई थिंक यू ऑल गॉट माई पॉइंट कि ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर रो का नंबर कॉलम के नंबर से छोटा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, प्लीज़ ये जो मैट्रिक्स है ना इसको कॉपी पे साफ साफ बना लेना। आने वाले दिनों में अगर कुछ भी छोटी छोटी बातें होंगी ना तो घूम फिर के ये यहीं पे आएगा, और ये सब चीज़ याद रखना जो ये सब चीज़ हम समझाए। ठीक है, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस। चलो एक क्विक रिकॉल कर देते हैं, पता नहीं ये मेरे ध्यान में क्यों आ रहा है, मतलब चलो छोटा, कभी कन्फ्यूज़न हो गया हो तो n क्रॉस n छोटा सा। ठीक है, ये ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल है, ये इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक, सबसे पहली बात कि जैसे यहाँ जो i है वो j से छोटा होता है, यहाँ i j से बड़ा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर i j के बराबर होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है कितना था? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसके नीचे भी कितना था? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक, चलो लिख देते हैं इसको, नहीं तो अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करने वाले थे, बट फिर भी ठीक है, उसी के नीचे तुम लोग कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, डायग्राम हम नहीं बना रहे, तुम लोग लिख लेना कि नंबर 1। ठीक है, कि बाकी जो चीज़ लिखी था ना डायगोनल एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, ये कितना हो गया? n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल, अबव प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये भी कितना? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। सबको ऐड कर दोगे n स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सही था। ठीक है, और एक नोट कि एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ai आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान देना, ये सारी चीज़ तब हम कर रहे हैं जब मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij n बाई n की होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी तुम ये डिस्कस करोगे। ऐसा नहीं कल को रेक्टेंगुलर में भी तुम डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढने लग जाओ। ठीक है, तो तुम लोग को ये जो नोट लिखना था ना, जस्ट उसके नीचे लिखना था, मेक श्योर ऑफ दैट। ओके, आई थिंक लिख लिए होगे। अब ध्यान देना, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अभी जो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा इस फॉर्म का है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जब इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फोटो पे ध्यान देना है। देखो डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मान लो एक तो m इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, उसी पैटर्न पे n बराबर 1 होगा। एक तुम्हारा मान लो कि नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो गया कॉलम से, एक तुम्हारा हो गया कम, और एक तुम्हारा हो गया बराबर। ठीक है, फोटो पे डिस्कस करते हैं कि अगर m का वैल्यू 1 होगा, मतलब रो का नंबर अगर 1 होगा, अगर एक ही रो होंगे हमारे पास, तीनों इक्विवेलेंट चीज़ है, तो फिर फोटो कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा तो फोटो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, अब तुम यहाँ ये सोच के बताओ कि m ग्रेटर देन n है, बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो फोटो बनेगा कैसे? रो ज़्यादा है, कॉलम छोटा है, ऐसा बना। तो इसमें कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कॉलम ज़्यादा है, देखो कॉलम ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ देखो रो ज़्यादा है, कॉलम कम है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे रो और कॉलम बिल्कुल सेम है, तो एकदम डब्बा जो होगा ना वो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नामकरण करते हैं सबका। ठीक है, बताओ अगर एक रो है तो उस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ये आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स। बताओ क्या दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि वर्टिकल होना चाहिए? अच्छा, तो ये वर्टिकल होगा। ठीक, वर्टिकल मैट्रिक्स। और ये क्या हो गया? सेम लाइन पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, देख लो यहाँ पे m और n अनइक्वल है, मतलब ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गए। लेकिन ये जो तुम्हारा कितना केस हो गया? ये जो तुम्हारा 5वां केस हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक छोटी सी बात मतलब लिख सकते हो कि नोट करके कहीं पे आगे पीछे कि इफ़ मान लो a इज इक्वल्स टू ए आई जे m क्रॉस n है, ठीक है, देन a इज rectangular matrix if m is not equals to n, और A is square matrix if m is equals to n। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम लोग फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो एक को हम लोग बोलते हैं डायगोनल और एक को बोलते हैं ट्रायंगुलर। मतलब एक तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है और एक तुम्हारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हम इस चीज़ को ना दोबारा से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग कॉपी पे अच्छे उसको बना लेना या अलग भी बना सकते हो, नो मैटर, नो इश्यूज़। ठीक है, तो ये पार्ट हम इधर रब करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी पार्ट का चर्चा होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो ये क्या हो गया? A इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, और ये फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइड हो गया। ठीक है, डायगोनल और ट्रायंगुलर, डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, चलो सबसे पहले ना डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना कि ये बिल्कुल हमारा आखिरी वाला पार्ट था। ठीक है, मतलब ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, तो सबसे पहले दिमाग में तो यही चीज़ आना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं, मतलब मैथमेटिकली लिख लेते हैं, डेफिनेशन हम लोग एक एक करके सबका लिखेंगे। तो जैसे ये क्या है तुम्हारा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज करो A इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ये डायगोनल कब कहलाएगा? ठीक है, डायगोनल कब कहलाएगा? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? जैसे क्या लिखा गया कि इसके जो सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं होगा तब एंट्री 0 होगा, जब बराबर होगा तब कुछ भी नहीं कह रहा, तुम कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला तो स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 0 0 0 0 0 0,
ये तुम्हारा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जब आई जे के बराबर नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, यहाँ आई जे से छोटा होता है, यहाँ आई जे से बड़ा होता है, सिर्फ यहाँ बराबर होता है, मतलब आपस में इक्वल नहीं है उसके ऊपर और उसके नीचे। तो कहने का मतलब है कि जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब मैट्रिक्स का सारा एंट्री क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब आई जे के बराबर है ना तब तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब आई जे के बराबर होगा तो। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि -1 0 0 0 और यहाँ पे 0 मान लो 2, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे मान लो कि कुछ भी कर लेते हैं, चलो 3x कर लेते हैं, ये 0 0 0, यहाँ पे मान लो 4i कर लेते हैं, 0 0 0। ठीक है, तो ये 4/4 की डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। बात समझ में आया? हालांकि तुम लोगों को जो पढ़ना है उसमें एंट्रीज रियल है, तो यहाँ भी तुमको रियल ही मिलेगा, यहाँ भी तुमको रियल ही मिलेगा। ठीक है, अब ये देख लो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बहुत खूबसूरत डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या दिक्कत है इसके साथ? ये बोलेगा, बहुत को कन्फ्यूज़न होता है, आगे नल मैट्रिक्स पढ़ोगे, ठीक है, बट किसी से पूछोगे क्या ये डायगोनल है, तो बोलो हाँ है, ये बोलेगा कि देखो मेरा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, तुमको क्या मतलब है उससे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आया? अब डायगोनल मैट्रिक्स का भी ना 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, एक को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं आइडेंटिटी, या इसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। फिर से ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। दूसरी बात कि ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल मैट्रिक्स से टूट के बना है। ठीक है, क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, उसी के बीच में डिफरेंसेस के बेसिस पे हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है, कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है कि A = AIJ, अगर तुम्हारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ इसको तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलोगे? आई थिंक ये दिख रहा होगा, वेयर AIJ = जैसे नॉन प्रिंसिपल पे तो 0 ही होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक, आई थिंक दिस पार्ट इज विजिबल। ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 1 आएगा। ठीक है, तो जो इसका एग्जांपल हुआ, जैसे ये 1 × 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ या यूनिट मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, 1 0 0 1, देख लो प्रिंसिपल डायगोनल पे हम 1 को रखे हैं। ठीक है, इसकी ऑर्डर हो गई 2/2। ठीक, 3/3 का भी लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3/3 की आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि A = AIJ n/n की मैट्रिक्स है। ध्यान देना कि जहाँ AIJ को हम लोग क्या लिखते हैं, जब I J के बराबर नहीं होगा तब तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो डायगोनल का ही पार्ट है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जब I J के बराबर होगा तो यहाँ ये K आएगा, और फर्दर इसमें कंडीशन है कि K 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि अगर K का वैल्यू तुम 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, बट हमको इसको तो अलग करना है ना उससे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी स्केलर आएगा, स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है, अभी तुम यही समझ लो। ठीक है, तो जो कांस्टेंट्स होंगे वो अदर देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि 2 0 0 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, देख लो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है वो 1 के अलावा कोई और है। ठीक है, एक और लिख सकते हो, जैसे मान लो कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, डायगोनल का 2 पार्ट, आइडेंटिटी और स्केलर। डायगोनल का क्या कहानी था कि जितने भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तुम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
डायगोनल से टूट के बना आइडेंटिटी और स्केलर। आइडेंटिटी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एंट्रीज 1 होंगे, ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एंट्रीज 1 को छोड़ के होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा। और अब ट्रायंगुलर, तो स्पेस नहीं है इसलिए स्पेस बनाएंगे, तो इसको हम रब करेंगे। आई थिंक लिख लिए होगे। चलो एक और, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी 2 पार्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, छोटा नाम इसका UTM, और एक को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसका नाम है LTM। स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो कैसे डिफाइन करते हैं। A इज इक्वल्स टू AIJ n/n की मैट्रिक्स है, इसको तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलोगे, ठीक है, ठीक है। इफ़ AIJ इज इक्वल्स टू 0, जब I का मान J से बड़ा होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब AIJ का वैल्यू 0 हो जाए, जब I का वैल्यू J से बड़ा हो। आसान शब्दों में, या फिर जो इसका लैंग्वेज है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और आई विल सजेस्ट कि तुम लोग डेफिनेशन ऐसे याद रखो, ठीक है। नहीं तो तुम ये भी कह सकते हो कि देखो, तुमको पता है कि IJ से बड़ा कहाँ होता है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। मान लो कि ये यहाँ लिखा हुआ है A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33, 3/3 की मैट्रिक्स है। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब I का मान J से बड़ा था, ठीक है, तब एंट्रीज क्या है, 0 है, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं, ठीक है। तुम कैसे भी समझ सकते हो। अगर मन में ये डाउट आ रहा हो कि बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका क्या, तो उनका कुछ भी जो मर्जी है वहाँ रख दो, लेकिन ये पोजीशन फिक्स होगा, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, देखो कि AIJ का वैल्यू 0 होगा जब I जो है वो J से छोटा होगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका एग्जांपल था। लोअर ट्रायंगुलर का देख लो, जैसे मान के चलो कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारा 0 करना है। A11 0 0, ठीक है, A21 A22 0, फिर A31, फिर यहाँ से A32 और यहाँ से A33, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। प्लीज़ ऐसे याद रखा करो ये सारे कंडीशंस दिमाग में। कल को UTM बोले ना, तुरंत निकलना चाहिए कि I जब J से बड़ा है तो AIJ 0 होगा। कल को लोअर ट्रायंगुलर बोले तो I J से छोटा है तो AIJ 0 होगा। अब बोलो उसको कि AIJ से छोटा यहाँ होता है इसके ऊपर, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लग रहा ना तो एक आध एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो अपनी खुशी के लिए ठीक है, 5 कुछ भी लिख लो, तो 9, ठीक है। हाँ, खुश रहना है। 1 0 0 कुछ भी, -1 2 0 और यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, और सबका डेफिनेशंस मतलब, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। अब उसको सजा के मतलब लिखने का बारी आ गया, तो इसको रब करते हैं। एक चीज़ और सिखाते हैं, ठीक है, एक चीज़ और सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स भी कर लोगे आई थिंक, तो इसको रब करते हैं। देखो, चलो एक एक करके ना सारा डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, कि थ्योरी के हिसाब से भी कंटेंट मेरा कंप्लीट है, इस वजह से, नहीं तो इसकी कोई बहुत यूज़ नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, तो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, वो खुद से लिख लोगे, ठीक
ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 √2 और यहाँ पे क्या दे दें, चलो पाई दे देते हैं या कुछ भी दे दो ना, ठीक है। एक रो है, कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। दूसरा क्या था हमारा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। एग्जाम्पल, एक कॉलम होना चाहिए, 1 √2 6 और 5 सॉरी कुछ भी 6। हमको √2 से कोई प्यार नहीं है कि बार बार √2 आ रहा है, ठीक है, वो आ गया बस। 4 रो और ये थर्ड रो हो गया, कॉलम हो गया। अच्छा एक और था हॉराइजेंटल, ठीक है। हॉराइजेंटल मैट्रिक्स में, हॉराइजेंटल मैट्रिक्स फोटो याद है इसका, हॉरिजॉन्टल का फोटो ऐसा था, कौन ज़्यादा था, ये कॉलम ज़्यादा था, तब ना ऐसा हो गया था, ठीक है। तो इसको लिख लो कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। कॉलम्स इज, या इतना इंग्लिश ना लिख के अ मैट्रिक्स इन विच सीधा ऐसा लिख दे m लेस देन n, ठीक है। क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें तब लिख रहे हो जब तुम वो स्ट्रक्चर बना चुके हो, और वहाँ पे हम ये पहले मेंशन कर चुके हैं कि a = aij जो कंसिडर कर रहे हैं वो m/n की है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इन विच m इज़ लेस देन n, फटाफट इसका डायग्राम बना लो, कॉलम ज़्यादा दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 रो है इसके पास और कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो फटाफट करना है सारी चीज़ों को। ओके, अब हॉरिजॉन्टल ये कितना हो गया, तीसरा, तो फिर फोर्थ आ गया वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर से वही चीज़, अब मैट्रिक्स हो सकता है ये थोड़ा हम तेज़ी से लिख रहे हो, बट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई आई एम राइटिंग अ लिटिल बिट फास्ट। अ मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, क्या हो जाएगा, m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। इसका फ़ोटो याद है, फ़ोटो याद रखना है, ठीक है। तो बस इसका एक एग्जांपल बना लिया, 1 2 3, क्या करना, रो को ज़्यादा कर देना है, ठीक है, रो को ज़्यादा कर दो, चलो, और 3 4 5 6 फोटो बन गया। एक और कॉलम लगा दे क्या, तो स्क्वायर ही हो जाएगा, सही है। रो ज़्यादा है, 3 रो और 2 कॉलम है, बिल्कुल सही है, 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। वर्टिकल भी हो गया, रेक्टेंगुलर पहले लिख चुके। अब स्क्वायर में डायगोनल आएगा, ठीक है। फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A = aij n क्रॉस n, ठीक है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij = 0, i is not equals to j, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो डिस्कस कर दिए थे, एक एग्जाम्पल बस लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल बस लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जस्ट कंप्लीटनेस। डायगोनल हो गया, और क्या था इसके बाद, इसका 2 पार्ट था, आइडेंटिटी और स्केलर, ठीक है। 6 आइडेंटिटी, ये देख लो, इसका सिंबल का जरूरत पड़ेगा, यूनिट मैट्रिक्स, तो थोड़ा इसको ढंग से लिख लिए, ठीक है। ये वाली लाइन सेम रहेगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A = aij n क्रॉस n, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ क्या, इफ aij = 0, जब i j के बराबर नहीं है, और i जब j के बराबर है तो 1। सेम चीज़ जो पहले लिखे थे, बट थोड़ा सा कहानी इसको लिखा दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब इसका ना तुम एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि तुम ये लिखे ना 1 0 0 1, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, i और यहाँ पे सफिक्स में 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, ठीक है।
सेम टू सेम मान लो तुमको अगर थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना हो सॉक से लिखो, ठीक है, 3/3 की। चलो एक और 4/4 का भी लिख दिया, हम भी अपना सॉक पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, 4/4। अब किसकी बारी आ गई? स्केलर की, ठीक है। स्केलर, ठीक है, देख लेना नंबरिंग तुम लोग देख लेना, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, फिर वही, ये तो मिट गया, नहीं तो नहीं लिखते हम। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ n क्रॉस n, ठीक है, इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल्स टू 0, जब IJ के बराबर नहीं होगा K, और जब IJ के बराबर होगा और K 1 के बराबर नहीं है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं बस, ठीक है। चलो UTM और LTM तक कर देते हैं, ठीक है, या उसको अगले दिन करेंगे हम लोग, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। तो मैट्रिसेस में अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब यहाँ तक अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है, UTM LTM और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, और फिर आगे टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हो गया, आसान सा है। सो गो थ्रू, मतलब एक बार देख लो, और फिर आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, बाय बाय।